ठीक है, चलो तो एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, फिर अब आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी ये चैप्टर लगभग ये कंप्लीट ही है, तो लगभग हम लोग रिकैप कर रहे हैं। तो हमने बात किया था इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने क्या बात किया था कि सबसे पहले लंग्स की एल्वेओलाई से ऑक्सीजन निकलकर लंग्स की बॉल पर पाए जाने वाले ब्लड में पहुंच जाती है, और लंग्स के ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वेओलाई में पहुंच जाती है। ये कहलाता है एक्सचेंज नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर लंग्स के ब्लड की ऑक्सीजन हार्ट से होते हुए कहां पहुंच जाती है? टिश्यू में पहुंच जाती है। फिर टिश्यू के ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचती है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कहां पहुंचती है? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर ब्लड में पहुंचती है। ये कहलाता है एक्सचेंज नंबर 2। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्सचेंज नंबर 2। और उसके बाद फिर ऐसे होता है कि उसके बाद ये जो ब्लड है टिश्यू के चारों तरफ, ये हार्ट से होता हुआ लंग्स में पहुंच जाता है, जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन नंबर 2। फिर हमने बात किया था एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसमें हमने बात किया था कि पॉरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। सबसे पहले किसमें पाया जाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा में ट्रेकियल सिस्टम है, और अरेक्निडा मतलब स्कॉर्पियन में क्या है? बुकलंग। और जो मोइस्ट आर्थ्रोपोड है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, उनमें क्या है? गिल्स। उसके अलावा मोलस्का में भी गिल्स है, और पाइसिस में भी गिल्स है, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। याद रखना, हम लोग बार बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि चीजें हमें याद हो सके। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था लंग्स, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग। ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स में पाए जाते हैं। फिर हमने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये किस किस से मिलकर बना है? नेजल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद जो है फेरिंग्स के बाद क्या रहेगा? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद क्या रहेगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या रहेगा? ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद रहेगा लंग्स। फिर हमने ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी समझा था जो लगभग सेम बात कहता है। फिर हमने बात किया था किसके बारे में? ब्रोंकस के बारे में। तो याद रखना, ट्रेकिया के लोअर एंड पर, मतलब 5 थोरैसिक वर्टिब्री पर दो जो है प्राइमरी ब्रोंकस बनते हैं जो लंग्स में एंटर कर जाते हैं। लंग्स में एंटर करने के बाद ये 2 सेकेंडरी ब्रोंकस बनाते हैं। फिर 2 सेकेंडरी ब्रोंकस से क्या बनता है? 2 टर्सरी ब्रोंकस बनता है। फिर टर्सरी ब्रोंकस के बाद फिर क्या बनता है? उसके बाद ब्रोंकियोल्स बनता है। ठीक है, फिर हमने बात किया था मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है या स्ट्रेट हो जाता है। और डायफ्राम जब फ्लैट हो जाता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपीरेशन की, तो एक्सपीरेशन में डायफ्राम कैसा हो जाएगा? डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा। जब ये डोम शेप हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमेशा 760 ही रहता है, तो अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात किया था वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग के बारे में। इसमें हमने बात किया था कि नॉर्मल कंडीशन में जो 500 ml एयर हम अंदर लेते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम के इनटेक के बाद हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो 2500 to 3000 ml एयर और अंदर जाता है। ये क्या कहलाता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRB। अगर दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसका वैल्यू कितना है? 3000 to 3500 ml। फिर हमने बात किया था कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम का एग्जिट कर दें, टाइडल वॉल्यूम को हम एग्जिट कर दें, और टाइडल वॉल्यूम के एग्जिट के बाद हम क्या करें? फोर्सफुली एग्जिट करें, फोर्सफुली एक्सपीरेशन करें, तो कितना ml एयर बाहर निकलेगा? 1100 ml एयर बाहर निकलेगा। और ये 1100 ml एयर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ERB और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
और अगर हम टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को मिला दें तो कितना हो जाएगा 1600, और ये क्या कहलाता है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। फिर हमने बात किया था कि सारे एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स में 1100 और 1200 एयर बाकी रह जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को हम ऐड कर दें ईआरबी में तो ये कितना हो जाएगा 2300, एंड दिस इज कॉल्ड एज एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। अगर हम आईआरबी, टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को मिला दें तो कितना हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, जो कितना है 4600। और अगर हम इन चारों को मिला दें तो कितना हो जाएगा 5800। दिस इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। फिर हमने बात किया किसके बारे में? रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग और रेगुलेशन ऑन रेस्पिरेशन। तो देखो इसमें हमने क्या बात किया था कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में एक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है और उसके साइड में कीमोसेंसिटिव एरिया है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर याद रखना, ये मेन सेंटर है किसका? ये मेन सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये मेन सेंटर है ब्रीदिंग का। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसे कहां से मिलता है? 3 सेंटर से। क्या ये कीमोसेंसिटिव एरिया, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। और जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, कब स्टिमुलेट होगा? अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये मैसेज कहां भेजेगा? कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज भेजेगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को, जिससे क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन हो जाएगा। जब इंस्पिरेशन 2 सेकंड चल जाएगा, पर्याप्त ऑक्सीजन आ जाएगी। तो पोन्स मैरोलाई में एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है। तो ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट हो जाएगा। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये आरआरसी को स्टॉप कर देगा, जिससे इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा। और अगर इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो नॉर्मल एक्सपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अगर इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो नॉर्मल एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? उसके बाद हमने बात किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। इसमें कुछ प्रेशर का हमने बात किया था। पहले हमने बात किया था पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। दोनों का डिफरेंस कितना है? 55। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? प्योर टू इम्प्योर। इसी तरह से अगर मैं PCO2 की बात करता हूं, पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 45। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा है तो 5 के डिफरेंस पर इसका डिफ्यूजन हो जाता है। और डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड की साइड में। फिर हमने ये बात किया था, ये डायग्राम हमने देखा था, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बारे में हमने बात किया था। चलो वेदिका बात करते हैं इस बारे में। आरसीसी में क्लास कितने बजे छूट रहा है? चलो अभी बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, बात करेंगे। चलो बात करते हैं इस बारे में, तो जानने का प्रयास करते हैं इस बारे में। तो अच्छा, अब देखो ये जो है, ये राइट ऑरिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट ऑरिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट ऑरिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अच्छी तरह से याद रखना, इसका डीऑक्सी, यस दीपशिखा, आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। ठीक है। तो देखो ये जो इसका राइट ऑरिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में
ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टेमिक आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू से होता हुआ फिर सिस्टेमिक वेन में ये पहुंच जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? ओके ओके। वेदिका कुछ करेंगे इसके लिए, ठीक है। और ये दीप शिखा फ्रॉम मुंबई, एक ये क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिला तुम्हें दीप शिखा? हाँ, कौन से फ्रेंड से मिला है? देखो आज आज ये इसका ब्रीदिंग का लास्ट क्लास है, आज इसका लास्ट क्लास है ब्रीदिंग का। अच्छा, एलन के स्टूडेंट ने शेयर किया, ओके ओके। देखो मेरी बात सुनो, ये ब्रीदिंग का लास्ट क्लास है। कल और परसों ऑफ रहेगा क्योंकि हम क्लास लेते हैं मंडे से फ्राइडे तक, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अभी तुम्हें कुछ कम समझ में आएगा, जितना समझ में आता है उतना अटेंड करो। और मंडे से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा। हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, तो वो बिल्कुल नया चैप्टर होगा, वहां से ये सारा कुछ तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, हाँ, अब यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो कल जो हमने बात किया था, जरा उस बात को ध्यान से देखो। कल जो हमने डिस्कस किया था, जरा उसको हाँ, जो उसके बारे में हम धनश्री अभी बात करते हैं उस बारे में, ठीक है। कल जो हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो बात बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या बात किया था कि ब्लड का इसका ऑक्सीजन का 3% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, और 97% कहाँ जाएगा, वो जाएगा आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर क्या बनाएगा, ये HbO2 बनाएगा। आरबीसी के अंदर HbO2 बनाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि जब ये कहां जाएगा, यहां से निकलकर जब ये जाएगा किसमें, जहां ये टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू में इसका रिवर्स हो जाएगा, और HbO2 का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और HbO2 का डिसोसिएशन क्या कहलाता है, डिसैचुरेशन। ये क्या कहलाता है, डिसैचुरेशन और डिसोसिएशन। गॉट इट माय पॉइंट? डिसोसिएशन, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बात किया था, ये एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ओम प्रकाश स्पेक्ट है। इसमें O का मतलब ऑक्सीजन, P का मतलब pH। अगर इन दोनों को हम कम कर दें, इन दोनों को हम कम कर दें, और किसको बढ़ा दें, पैक्ट है को बढ़ा दें। पैक्ट का मतलब P फॉर पॉल्यूटेंट, A फॉर एसिडिटी, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड T फॉर टेम्परेचर, H मींस H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, इसका जो कर्व है, कर्व का शिफ्टिंग कहां होगा, राइट साइड में। एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया था, बाबा रामदेव की टाई, ठीक है। तो बाबा रामदेव की टाई याद रखना है, मतलब R फॉर राइट शिफ्ट, D फॉर डिसोसिएशन। और ये कहां पर होता है, ये होता है टिश्यू में। मतलब डिसोसिएशन कहां पर होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। डिसोसिएशन कहां पर होता है, डिसोसिएशन टिश्यू में होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। कहां पर होता है डिसोसिएशन, टिश्यू में, ठीक है। और लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, एसोसिएशन। और ये कहां पर होता है, ये लंग्स में होता है। गॉट इट माय पॉइंट? नहीं सिद्धार्थ, राइट डिसोसिएशन। हमें ये याद रखना है कि अगर राइट साइड में हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया था।
कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, और कार्बन डाइऑक्साइड का में हमने क्या पढ़ा था, 7% कहाँ रुक जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में, और 93% कहाँ जाएगा, आरबीसी में। और इस 93% में से 20 to 25% दोनों दोनों का मीन वैल्यू क्या है, 23% जो है HbCO2 कार्ब अमीनो कंपाउंड बनाएगा, बाकी 70% क्या करेगा, ये बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और इस 70% का 69% कहां पहुंच जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में, और 1% यहीं बाकी रह जाएगा। ये हमने बात किया था, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। यहां तक हमने बात किया था। अब हमें केवल डिसीज के बारे में डिस्कस करना है। ये चैप्टर लगभग, यस वेरी गुड गायत्री, लेफ्ट एसोसिएशन लंग्स, वेरी गुड। और जरा सारे बच्चे जो है बाबा रामदेव की टाई का फुल फॉर्म लिख के बताएंगे। बाबा रामदेव की टाई सारे बच्चे लिखेंगे। बाबा रामदेव की टाई जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसका फुल फॉर्म लिखो। यस, सिद्धार्थ का एकदम करेक्ट है, बाकी बच्चे भी लिखें फटाफट। याद रखना, बाबा रामदेव की टाई कैसी है, लाल रंग की है, इस बात को याद रखना। बाबा रामदेव ने पहली बार टाई पहनी है, धोती पर ही पहन ली है, और वो कैसे रंग की है, लाल रंग की है, लाल या गेरुआ जैसे भी समझो। यस, वेदिका राइट शिफ्ट डिसोसिएशन टिश्यू, यस एकदम करेक्ट, वेदिका ने भी एकदम करेक्ट लिखा है, वेदिका का भी आंसर एकदम करेक्ट है। हाँ धनश्री, अपने को रेड याद नहीं रखना है क्योंकि अपना फॉर्मूला लाल से तय हो रहा है, LAL, ठीक है ना, LAL, यस वेरी गुड। अब जरा सारे बच्चे लाल का डिटेल लिखेंगे, लाल का डिटेल सारे बच्चे लिखेंगे, लाल जो हमने लिखा है उसका डिटेल सारे बच्चे बनाएंगे। लाल के बारे में जो हमने लिखा है सारे बच्चे उसका डिटेल बनाएंगे। यस वेरी गुड, गायत्री ने एकदम ठीक लिखा है, बाकी सब बच्चे भी लिखेंगे जल्दी से लाल का डिटेल। हाँ, सिद्धार्थ का भी एकदम करेक्ट है, बाकी बच्चे भी लिखेंगे। वेदिका राइट डाउन दिस। हाँ कर लिया इसको, चलो अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इसमें बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है, डिसीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है। बाकी यहाँ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब केवल हमें डिसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है, बाकी सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट डिसीज, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, केवल डिसीज के बारे में अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लें किसके बारे में, अब हम डिसीज के बारे में बात कर लें। ठीक है, चलो अब केवल हमें डिसीज के बारे में डिस्कस करना है, बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलो डिसीज में सबसे पहले एक फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस कर लें, एक फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी सारी डिसीज आ जाती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद रखना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसीज ऑफ ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नहीं, लंग कैंसर को यहाँ डिस्कस करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और लंग कैंसर अलग से उसमें भी नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में नहीं है, कैंसर में थोड़ा सा है, कैंसर में थोड़ा सा है, तो जितना वहां है उतना हम डिस्कस करेंगे। देखो एक बात याद रखना, किसी भी स्थिति में हमें अपने मैटर को नहीं फैलाना है, अगर वहां पर थोड़ा सा कैंसर में है, जितना कैंसर में बस उतना ही हम डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, एक मिनट, जस्ट वेट।
हाँ बताते हैं सिद्धार्थ, अभी बताते हैं, अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे, पहले ये हम खत्म कर लें फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लें डिसीज के बारे में। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला यहां पे याद रखना है, असिस्टेंट इंजीनियर ओम। एनसीईआरटी में कुल मिलाकर इसकी 3 डिसीज हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, मान लो कोई ओम प्रकाश है जो इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, किसी भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर है, जिनको आप जानते हो, तो याद रखना असिस्टेंट इंजीनियर ओम, ठीक है। चलो, हाँ अब जरा हम बात करें इसके बारे में, असिस्टेंट इंजीनियर ओम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखो ए का मतलब यहां पर क्या है, ए का मतलब हाँ, ए का मतलब देखो यहां पर क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान दें इस बात में। ए का मतलब यहां पर अस्थमा, ए का मतलब क्या है, अस्थमा। और ई का मतलब यहां पर क्या है, ई का मतलब है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। और ओ का मतलब ओ आर डी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पहली बात तो ये समझ। अब जरा इनको आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो जो एम्फाइसीमा है और ओ आर डी है, याद रखना ये दोनों जो बीमारियां हैं ये लंग्स की बीमारियां हैं, ये लंग्स की बीमारी है, याद रखना। लेकिन अस्थमा लंग की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसकी, जो हमने रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा है, ये किसकी बीमारी है, ये मेनली ब्रोंकस, ये मेनली ब्रोंकस की बीमारी है। थोड़ा थोड़ा असर इसका कभी कभी ट्रेकिया पर भी आ जाता है, लेकिन ये लंग्स की बीमारी नहीं है। ब्रोंकस के अलावा ब्रोंक्यूल्स तक भी ये पहुंच जाएगा, लेकिन याद रखना ये अस्थमा कभी भी लंग्स में नहीं पहुंचता है। भाई क्या ये दिख नहीं रहा है क्या, जो हम बोल, क्या जो मैं ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ जरा, अभी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? सारे बच्चे बताएंगे अभी जो इस पर है दिख रहा है ना? तो देखो असिस्टेंट इंजीनियर ओम, फिर से सुन लो एक बार, असिस्टेंट इंजीनियर ओम। ए का मतलब क्या है, अस्थमा। ई का मतलब क्या है, एम्फाइसीमा। ओ का मतलब ओ आर डी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अब देखो अस्थमा, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और थोड़ा बहुत जो है ट्रेकिया, इसमें ब्रोंकियोल्स को भी ऐड कर लो। ब्रोंकस के अलावा यहां हम ब्रोंकियोल्स को भी ऐड कर लेते हैं। ये बीमारी जो है इसकी है अस्थमा, ठीक है। और एम्फाइसीमा और ओआरडी ये लंग्स की बीमारी है, जरा इस बात को समझ लो। किसकी बीमारी है, ये लंग्स की बीमारी। सबसे एनसीईआरटी में कुल मिलाकर ये 3 डिसीज हैं, कुल मिलाकर ये 3 डिसीज हैं, और ये 3 डिसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुल मिला के ये 3 बीमारियां हैं, निश्चित रूप से तीनों को हमें समझना है। नहीं लेकिन जो है ब्रोंक्यूल्स जो है ये ब्रोंकस का स्मॉल पार्ट है, ठीक है ना, इसलिए हम दोनों को बताएंगे। अब देखो ये अस्थमा क्या है, अच्छी तरह से याद रखना। अस्थमा, अगर मैं अस्थमा की बात करता हूं तो अस्थमा क्या है,
ये एक तरह की एलर्जी है, एक तरह की एलर्जी है। एलर्जी में कैसी एलर्जी है ये कि इसमें स्पाज्म ऑफ मसल्स हो जाता है। स्पाज्म और मसल्स का मतलब क्या है कि स्पाज्म ऑफ मसल्स का मतलब क्या है, जो ब्रोंकियोल्स की ब्रोंकस की मसल्स हैं, ठीक है ना, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स की मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद उनमें रिलैक्सेशन नहीं होता। अगर मान लो ब्रोंकियोल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत कब पड़ती है, एक्सपीरेशन के टाइम, उसके तुरंत बाद उसका रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि इंस्पिरेशन होता है। अब अगर उसका रिलैक्सेशन ना हो तो इंस्पिरेशन में दिक्कत आ जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इंस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इंस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो कभी भी उसमें डेथ की संभावना रहेगी, ये बात याद रखना। तो जो अस्थमा है ये डिफरेंट टाइप की बीमारी है, इस बात को याद रखना। हाँ, एक तरह से चूक हो जाएगा, कह सकते हैं। अस्थमा डिफरेंट टाइप की बीमारी है, एलर्जी की वजह से ब्रोंकस और ब्रोंकियोल की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होना था वो नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेकिन रिलैक्सेशन नहीं हुआ। गॉट इट माय पॉइंट। अब आ जाओ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का कारण क्या है भाई? एम्फाइसीमा का तो बड़ा ही क्लियर कारण है। क्या कारण है? स्मोकिंग है। इसका तो एक ही कारण है, स्मोकिंग है। और क्या होगा इसमें, स्मोकिंग में होगा क्या, जरा ये समझ लो। अगर चेन स्मोकिंग है और व्यक्ति लगातार स्मोकिंग करता है, ठीक है, हाँ, ये तो एलर्जी की डेफिनेशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिकम हाइपर सेंसिटिव। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्मोकिंग से क्या होता है, देखो हमने एक डायग्राम बनाया था, किसका डायग्राम बनाया था, देखो हमने एक डायग्राम बनाया था, किसका डायग्राम बनाया था, हमने बनाया था एल्वेओलर सैक का, ठीक है। और एल्वेओलर सैक के डायग्राम में हमने क्या बनाया था, ध्यान से देखो, हमने बनाया था कि ये कई सारा एल्वेओलाई है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कई सारा एल्वेओलाई, जैसे ये डायग्राम जो आपके सामने है, इसमें मान लो ये एल्वेओलाई नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। कई सारा एल्वेओलाई यहाँ पर है, एल्वेओलर सैक में कई सारा एल्वेओलाई है। इस बात को जो है, हाँ, पहले पहले जरा बीमारी समझो, ठीक है ना, इस बात को समझो। इसमें कई सारा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कई सारा वो है, एक मिनट रुकना। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, पहले पूरी बात को समझो, फिर हम क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, ये हमने 5 एल्वेलाई बनाया। अब अगर लगातार स्मोकिंग हो रहा है तो धीरे धीरे इनकी जो वाल है, इनकी जो दीवार है वो लगभग गायब होना शुरू हो जाएगी, और खास तौर से उसका जो एल्वेओलर एपिथेलियम है वो लगभग डिसअपियर हो जाएगा। और अगर लगातार स्मोकिंग है, एम्फाइसीमा का केस है, तो अगर कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो ये कुछ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, मतलब धीरे धीरे इसका जो सेप्टा है वो गायब होना चालू हो जाएगा। मतलब देखो इतना लॉस यहाँ पर हो गया, ये भी यहाँ पर डिसअपियर हो गया, ये भी डिसअपियर हो गया, और ये भी यहाँ पर डिसअपियर हो गया। मतलब एल्वेओलर सरफेस जो है उसका ब्रेकडाउन भी होगा और उसका डैमेज भी होगा।
और एल्वेओलर सरफेस का अगर ब्रेक डाउन होगा, डैमेज होगा, तो क्या होगा कि जो गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, वो नहीं हो पाएगा। और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ऐसी कंडीशन में न तो इंस्पिरेशन ढंग से हो पाएगा और ना ही एक्सपीरेशन ढंग से हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब बिल्कुल ठीक बात है। सरफेस का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस का अगर थोड़ा और दिन बाद देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसे दिखाई देगा, जरा इस बात को समझो। थोड़े और दिनों बाद देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। मतलब धीरे धीरे जो एल्वेओलर एपिथेलियम का सेप्टा है या तो डैमेज होगा या फिर वो उसका जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे में ब्रीदिंग करने में निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और जब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी तो फिर बहुत सारा संकट खड़ा हो जाएगा। अब इस पर जो तीसरी बीमारी है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यवसाय जन्य, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, मतलब व्यवसाय जन्य, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये कहलाएगा व्यवसाय जन्य, मतलब जो प्रोफेशन की वजह से, याद रखना, व्यवसाय जन्य या प्रोफेशन की वजह से जो बीमारी होगी, प्रोफेशन की वजह से जो बीमारी होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस बात को याद रखें। अभी ये किन उसमें होती है, देखो जैसे मैं बात करूं कॉटन इंडस्ट्री, एक व्यक्ति मान लो कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है। कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। कॉटन इंडस्ट्री में पतले पतले फाइबर उड़ते हैं, बहुत पतले पतले फाइबर उड़ते हैं। इसी तरह से सिलिकॉन का इंडस्ट्री है, कोटा में है, कोटा स्टोन उसका इंडस्ट्री है। अब कोटा स्टोन का जहां पर कटिंग होगा, जहां उसे छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा, तो इतने छोटे छोटे पीस मतलब एयर में रहेंगे कि वो फाइनली कहां जाएंगे, वो फाइनली जो है लंग्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है? और जब ये लंग्स में पहुंच जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? ये एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई के अंदर ये सरफेक्टेंट लेयर है जो कि नॉन सेलुलर लेयर है। यहां इन पतले पतले पीसेस का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इन पतले पतले पीसेस का डिपोजिशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये पतले पतले पीसेस का डिपोजिशन जब यहां स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें स्मॉल फाइबर एयर में रहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? क्या मुझे बताओ, क्या ये तीनों बीमारियां सभी बच्चों को समझ आ चुकी हैं? क्या ये तीनों डिसीज सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है? बताओ जरा मुझे। हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक बात है वेदिका, एल्वेलाई परमानेंट जो है डायलेटेड हो जाती है, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। और सिद्धार्थ ये भी सही है, कॉटन में भी है, कोल में भी है, किशनगढ़ में है ये, और किशनगढ़ में बहुत सारा उसका काम होता है पेंट वगैरह का। और ये जो है सारा कुछ ये डैमेज हो जाना है। तो क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? अब जरा थोड़ा सा हम ये पढ़ लें कि आखिर एनसीईआरटी ने इसको किस भाषा में लिखा है, किस लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, आज उसके बारे में। ORD, हाँ ORD मतलब, एक मिनट रुक जाओ, ORD का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समझो जरा इस बात को, फिर समझो इसको एक बार। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये इसका पूरा नाम होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यू हैव टू कीप इन एयर में, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये इसका फुल नाम है। देखो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग है, ठीक है? उसी तरह से मान लो एक पर्सन कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है। अच्छा, जितने भी ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें एयर में छोटे छोटे फाइबर होते हैं,
जैसे मान लो कि एक पर्सन कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, तो कॉटन इंडस्ट्री में क्या रहेगा, कॉटन के बहुत ही माइन्यूट फाइबर जिनको आंखों से देखना संभव नहीं होता, इनविजिबल होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, नेजल चैम्बर में जाएंगे, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, और फाइनली होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनली वो लंग्स में पहुंच जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे, लंग्स में पहुंच जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट। अब ये स्मॉल पीसेस कहां पहुंच गए, ये लंग्स में पहुंच गए, और लंग्स में एल्वेओलाई में डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब एल्वेओलाई पर एक लेयर बना देंगे। जब एल्वेओलाई पर एक लेयर बना देंगे तो फिर ऐसे में, नहीं ये डेली पॉल्यूशन से नहीं होता, याद रखना, ओआरडी डेली पॉल्यूशन से नहीं होता सिद्धार्थ। हाँ, अब मान लो किसी एरिया में, मान लो कोई एरिया ऐसा है, जैसे मान लो कोई कॉलोनी, बिल्कुल जो पूरे शहर भर का कचरा जहां पर जमा होता है उसके बिल्कुल आसपास कोई मकान बना ले, तो क्या होता है, लगातार कचरा वहां पर आएगा और वो एयर में पहुंचेगा। ऐसे केस में हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। ये नॉर्मली जो आदमी एक दिन में 5-6 घंटे ऐसी जगह पर बैठता है जहां पर पतले पतले फाइबर है। आप देखो पतले पतले फाइबर किसके हो सकते हैं, कोटा स्टोन में जो लोग काम करते हैं, कोटा स्टोन को जब वो करते हैं उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, पतले पतले फाइबर निकलते हैं, ठीक है ना। हाँ, पतले पतले फाइबर जो है उसमें से निकलते हैं। सिलिकॉन इंडस्ट्री में पतले पतले फाइबर निकलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में निकलते हैं, जहां जहां ग्राइंडिंग होती है, मतलब इतने पतले फाइबर हैं कि आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो आपके लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, और लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो। अच्छा, इसका बहुत अच्छा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, लेकिन बात केवल अवेयरनेस की है। अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम करते समय व्यक्ति अपनी नाक पर एक वो लगा ले, कपड़ा लगा ले, या इसका अलग से फिल्टर भी आता है, या मास्क लगा ले, तो ये बीमारी बच जाएगी। मास्क लगाया जा सकता है, लेकिन मास्क का एक साइड इफेक्ट भी है। अगर लंबे अरसे तक मास्क को जो है लगाया जाएगा तो उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती जितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत है। तो लगातार मास्क लगाने से कभी कभी जो है ब्रीदिंग में दिक्कत भी आती है, इस बात को याद रखना। मतलब रेस्पिरेशन में लगातार लंबे अरसे तक मास्क लगाने से दिक्कत भी आती है। रेस्पिरेशन में लगातार लंबे अरसे तक अगर मास्क का इस्तेमाल होगा तो दिक्कत भी आती है। अब मुझे बताओ, क्या ये गायत्री गॉट इट? ओआरडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और भी अलग देश के अलग अलग क्षेत्र में और भी कई सारे बिजनेस हैं, कई सारे बिजनेस हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में जिनमें इस तरह की दिक्कत होती है। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे जहां पेंट का काम ज्यादा होता है, पेंट का काम जहां ज्यादा होता है, वार्निश का काम, मतलब जहां पर मतलब अलमारी वगैरह जहां बनती है, अलमीरा वगैरह जहां पर बनते हैं, तो अलमीरा पर जो लोग पेंट करते हैं, कलर करते हैं, तो कलर के स्मॉल स्पॉट क्या होता है, एयर में रहते हैं, और वो स्मॉल स्पॉट जो एयर में रहेंगे वो निश्चित रूप से फाइनली कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, और लंग्स में जाएंगे वहां पर डिपॉजिट होंगे, जिससे तमाम सारी दिक्कतें आ जाती हैं। नाउ टेल मी, क्या ये तीनों डिसीज सभी बच्चों को समझ में आ चुकी हैं? हाँ, ये फाइबर, एक मिनट, नहीं नहीं, देखो क्या होता है गायत्री, ये बात का ध्यान दो, ये फाइबर जो पार्टिकल है नॉर्मली ब्रोंक्यूल्स में, ये जो है ब्रोंक्यूल्स में नॉर्मली रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते हैं, मतलब नॉर्मली ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉर्मली इनका कोई ऐसा असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये रुक नहीं पाती, जिसके चलते वहां कोई खास असर इनका नहीं होता, और ये सीधे लंग्स में पहुंच। अच्छा, इतने, अगर कोई बड़ा पार्टिकल आपके ट्रेकिया में जाना चाहता है तो ट्रेकिया में इस बात की पूरी व्यवस्था है कि बड़ा पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, लेकिन माइन्यूट पार्टिकल को रोकने की व्यवस्था नहीं। इसका याद रखना, नेजल चैम्बर का सिलिया, ये इतने माइन्यूट फाइबर होते हैं कि नेजल चैम्बर का जो सिलिया है ना तो वो उसे रोक पाएगा, और ना ही जो ट्रैकिया का सिलिया है वो भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत ही माइन्यूट फाइबर है। ये नेजल चैम्बर का जो सिलिया है, या जो इसका ट्रैकिया का जो है, ये जो है बड़े साइज के पार्टिकल को रोकने की क्षमता रखता है, छोटे साइज के पार्टिकल को रोकने की क्षमता इसमें नहीं होती। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट?
बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? अब एक एक बार हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इस बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि आखिर एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है जरा, क्योंकि ये डिसीज पे जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जरा एक बार हम इसको पढ़ लें। देखो, पहले तो एक टर्म बार बार आता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक टर्म है जो बार बार आता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन में चार चीजें शामिल हैं जिसका मैंने फॉर्मूला बनाया, सिर्फ पापा। एस का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। आर का मतलब यहां पे क्या है? रेडनेस। एफ का मतलब फायरी सेंसेशन। फायरी सेंसेशन का मतलब क्या होता है? जलन। और पी का मतलब पेन। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में ये चारों कैरेक्टर हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, फायरी सेंसेशन है और पेन है, अगर ये चारों कैरेक्टर हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में ये चारों कैरेक्टर हैं तो ये क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन। मुझे बताओ जरा, ये इन्फ्लामेशन का मतलब समझ आ रहा है क्या सभी बच्चों को? हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन? ये बॉडी में इन्फ्लामेशन कहीं भी हो सकता है, इस बात को याद रखना। किसी एक एरिया में नहीं होता, ये किसी भी एरिया में हो। अगर ये तीन चार कैरेक्टर या इनमें से दो तीन कैरेक्टर भी बॉडी के किसी भी एरिया में है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है? तो अब जरा एक बार हम पढ़ लें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 275 पर इन डिसीज का जिक्र है। क्या क्या लिखा है जरा एक बार देख लो, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसका सिम्टम भी लगभग इन्फ्लामेशन के जैसा ही है, ठीक है? तो अब देखो, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है ना? ब्रीदिंग में क्या करता है? डिफिकल्टी कॉज करता है अस्थमा। दूसरा, वीजिंग। वीजिंग का मतलब क्या होता है जरा बताओ मुझे? गले में खर खर की आवाज आती है ना कभी कभी, वो कहलाता है वीजिंग। और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ, यस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, कुल मिलाकर इतना एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा है, दूसरा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के बारे में पेज नंबर 275 पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है एक बार देख लो। chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decrease. One of the major cause of this is cigarette smoking. इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है सिगरेट स्मोकिंग। फिर देख लो पेज नंबर 276 पर एनसीईआरटी ने ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या लिखा है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, स्पेशली जिसमें क्या होता है? ग्राइंडिंग मतलब पीसना, ग्राइंडिंग और स्टोन को तोड़ना। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. ये इतना तेजी से ये पार्टिकल आता है कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर लेता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से ये उसमें क्या रहेगा? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में दिक्कतें आएंगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जरा जल्दी से एक दो फॉर्मूले तो पहले आप लोग बना लो। एक दो फॉर्मूले इसमें हैं जो आप बना लो, जो उसको नोट करो, फिर हम आगे हम डिस्कस करते हैं। जरा एक दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे जिसको बना लो। सबसे पहले तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? ये फॉर्मूला बच्चों को दिख रहा है या नहीं? ये फॉर्मूला जो अभी आपके स्क्रीन पर है ये दिखाई दे रहा है? हाँ, तो जल्दी से इसको नोट करो। पहले इस फॉर्मूले को सबसे पहले नोट करेंगे।
हाँ क्या? हाँ बनाएंगे बच्चे, सभी बच्चे इसको बनाएंगे। हाँ क्या इसको बना लिया है बच्चों ने? हो गया, चलो ठीक है। अच्छा एक और बनाओ। ओके ओके, एक और बनाएंगे। एक ये वाला चार्ट और बनाओ, इन्फ्लामेशन।
अच्छा, ये कंप्लीट कर लिया सभी बच्चों ने? मुझे बताओ जरा, क्या सभी बच्चों ने ये कंप्लीट कर लिया है? अच्छा, अब एक दो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी नोट कर लो। तो ये डिसीज वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक दो छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे एनसीईआरटी के पॉइंट है, इनको भी नोट कर लो। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इनको नोट कर लो। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 275 है। 17.6 जो है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका डिटेल है ये। हाँ, हो गया ये? क्या इसको नोट कर लिए हैं? मेरे ख्याल से कर ही लिए होंगे, एक ही लाइन है बेसिकली। चलो अब अगले वाले पर आ जाओ। ये नेक्स्ट है। ओके ओके, डोंट वरी, चलो वापस आ जाओ। हाँ, किसी बच्चे का रह गया है तो कंप्लीट कर लेंगे इसको। हाँ चलो, अगले अगले डिसीज पर आ जाओ। ये भी पेज एनसीईआरटी का पेज नंबर 275 है। क्रॉनिक का मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अगर कोई बीमारी लंबे अरसे तक है और लंबे अरसे तक चलने वाली है, मतलब जिसका जिसका क्योर नहीं है। एम्फाइसीमा का क्योर होता है, लेकिन एक ही क्योर है। किसी भी क्योर के लिए सबसे पहले स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। अगर स्मोकिंग को बंद किया जाएगा तो ही इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। और स्मोकिंग का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं ऐसी सिचुएशन का, तो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने क्या है? संजय दत्त। संजय दत्त को भारी ड्रग एडिक्शन था, भारी। लेकिन वो उन्होंने उसको जो है कंट्रोल किया, और कंट्रोल ने लंग ट्रांसप्लांटेशन, सिद्धार्थ बहुत कठिन बात है। लंग ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही कठिन चीज है, मतलब, और बहुत ही खर्चीला है, और उसका डोनर बहुत ही मुश्किल में मिलता है। किडनी का तो मिल भी जाता है, लीवर का मिल जाता है, लंग्स का डोनर बड़ी मुश्किल में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मोकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर स्मोकिंग कंट्रोल में आ जाएगा तो ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए इसको सभी बच्चे? नहीं सिद्धार्थ, अमिताभ बच्चन को तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं, लेकिन लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ है अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन तो मतलब जब उसमें आए थे बॉलीवुड में, उस समय से बहुत सारी बीमारियां हैं। संजय दत्त ने को जो है एडिक्शन था, तमाम तरह के ड्रग का एडिक्शन था, सिगरेट का भी था। संजय दत्त ने उसको कंट्रोल किया। देखो, बहुत सारे सेंटर क्या है कंट्रोल करना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस समय हुआ था। वो मतलब मूवी मैंने देखी है जिसमें अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था, कुली। वो मूवी मैंने देखी है, वो सीन भी उसमें दिखाया गया था। और अमिताभ बच्चन मेरे उन दिनों के हीरो हैं जब मैं मतलब तुम लोगों की उम्र में हुआ करता था। तो उस समय तो अमिताभ बच्चन के लिए बहुत लोग बेचैन हो गए थे। हाँ, वो कुली मूवी थी, वो मूवी मैंने देखी है, और उस मूवी में वो सीन दिखाया गया था। देखो, अब संजय दत्त का सीन क्या था? संजय दत्त का सीन क्या था कि संजय दत्त को बहुत सारा एडिक्शन था। ठीक है, अच्छा, एडिक्शन छोड़ने का इलाज होता है।
लेकिन वो इलाज काम तभी करता है जब थोड़ा सा विल पावर को मजबूत बनाया जाए। अगर अंदर से ये आवाज आए कि नहीं ऐसा छोड़ना है, और परिवार वाले बहुत सपोर्ट करें, परिवार वाले बहुत सपोर्ट करें, तभी उसको छोड़ना संभव है। ठीक है। तो अच्छा, तो संजय दत्त का विल पावर निश्चित रूप से बहुत मजबूत था, क्योंकि टाडा के मामले में संजय दत्त को लंबी सजा हुई थी, जिसमें वो 22 महीने जेल रहे थे। और 22 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले बाहर खड़े होकर तिरंगे को सैल्यूट किया था। तो संजय दत्त का विल पावर निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। अगर विल पावर आपका मजबूत नहीं है, 22 महीने बाद आप बाहर निकलेंगे तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ हो जाएंगे। आपको लगेगा सारी चीजें आपके खिलाफ है, क्योंकि होता आमतौर पर होता क्या है कि लोग अपनी गलती नहीं देखते हैं, बाकी सारी चीजों में गलती दिखाई देती है। तो इन चीजों को छोड़ने के लिए मजबूत विल पावर चाहिए। अच्छा, अमिताभ बच्चन का तो जो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत अर्ली एज से अस्थमा है, और ये कई सारे हीरो हैं जिनका टोटल या तो बिग लगाते हैं या फिर उसका हेयर का ट्रांसप्लांटेशन करा रखा है। सलमान खान है, संजय दत्त है, अमिताभ बच्चन है, ये सन्नी है। इन सबका या तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ या बहुत अच्छा बिग लगाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के और किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं? क्या ये सारी बातें जो हमने पढ़ा है, देखो ब्रीदिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या ब्रीदिंग में जो कुछ हमने पढ़ा है, क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को पूरी तरह समझ में आ चुकी हैं? सभी बच्चों को 100% समझ में आ चुका है? अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ा या नहीं बढ़ा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें चीजें क्लियर हो जाती है और उनको हम याद भी कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, सिद्धार्थ 95% कॉन्फिडेंस है, अभी 5% और बढ़ाना है। 5% कैसे? हाँ, कैसे बढ़ेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, एक दो बातें याद रख लो, एक दो बातें यहां आपको समझाना। तो कल और परसों आपका क्लास नहीं रहेगा, आज फ्राइडे है, आज आपका क्लास है, कल और परसों आपका क्लास नहीं रहेगा, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात समझो कि अगले वेडनेसडे से टाइम को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, 9 के बजाय 9:30 करेंगे। अगले वेडनेसडे से, याद रखना मंडे से नहीं, मंडे से टाइम वही रहेगा, वेडनेसडे से हम चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ एक बच्चों को दिक्कत है उसमें, क्योंकि वो जहां भी पढ़ने जाते हैं वहां टाइम कुछ ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, मतलब ये 95-94% को 100% लाने में क्या करना है? देखो, हम लोग यहाँ अगले कई दिनों तक इसका रिवीजन करेंगे। अभी भी हम लोगों ने 4-5 बार रिवीजन कर लिया है, और अगले कई दिनों तक हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन हमारी क्लास का हिस्सा है। मोटे तौर पर 1.5 घंटे में से 20 मिनट, 25 मिनट और कभी कभी आधा घंटा हमको रिवीजन पर खर्च करना है। ठीक है। तो हम लोग क्लास में करेंगे अपने लेवल पे। अच्छा, अगले संडे आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है। और टेस्ट के ठीक बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, मोटिवेशनल बात हम लोग करेंगे टेस्ट के ठीक बाद। ठीक है। तो देखो, अब करना क्या है कि जितने भी इसमें डायग्राम है, वो डायग्राम आपको रफ कॉपी पर 3 या 4 बार बनाने, 3 या 4 बार। हाँ, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसा नीट में आता है, हमारा सारा पैटर्न वैसा ही रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, 3 या 4 बार ये डायग्राम बनाना है। ठीक है। और अगले 3-4 दिन तक इसका रिवीजन करते रहना है। फिर उसके बाद अगले 4 संडे इसको रिवाइज करना है, और फिर हर महीने में एक बार रिवाइज करना है। जब मैं ऐसा बात बताता हूं तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हाँ, 300 नहीं 360 का नहीं होगा, क्वेश्चन कम रहेंगे, ये 360 का नहीं होगा, 50% का होगा ये। ठीक है। मतलब इसमें हमारे टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे हर टेस्ट में, लेकिन एक एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि इतनी बार रिवीजन करेंगे, इतनी बार रिवीजन। हाँ, ये ऑडियो वीडियो मैंने आप लोगों का ऑन कर दिया है, आप लोग चाहें तो ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखो बच्चों के मन में ये बात आती है कि अगर इतनी बार हम रिवीजन करेंगे तो आगे कब तैयार करेंगे। नहीं, ये टेस्ट जो रहेगा मीडियम लेवल का रहेगा, कुछ क्वेश्चन इसमें कठिन रहेंगे, बाकी जैसे मतलब देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा और इतना ही आपको याद करना है। अगर इतना आप याद कर लोगे तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो कठिन या आसान का उसमें कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ गए ना, कठिन आसान का मतलब जो हमने पढ़ा है वही आपको तैयार करना है, ठीक है ना। चलो अब जरा देखो एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि इतनी बार रिवीजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन से जो क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं वेदिका। एक तो वो जो हमने लिखा है ओम प्रकाश पैक्ट है, एक तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एसोसिएशन में राइट साइड में जाएगा कि डिसोसिएशन में राइट साइड में जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक तो दो फॉर्मूला याद करने से एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा। पहला फॉर्मूला ओम प्रकाश पैक्ट है और दूसरा लाल बाबा रामदेव की टाई। ये दो फॉर्मूले अगर याद रह जाएंगे तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जो कुछ भी आएगा वो सेटल हो जाएगा। देखो हम जैसा भी पढ़ रहे हैं उसके बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। बात समझ में आ रही। तो अब क्या है, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि क्या अगर इतनी बार रिवाइज करेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे। अब मेरे कहने से एक बार 3-4 दिन रिवाइज करके देखना। देखो होता क्या है कि आज जिस चीज को तैयार करने में तुम्हें 1 घंटा लगा, कल जब तुम उसका रिवीजन करोगे तो उसका रिवीजन करने में तुम्हें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। और परसों जब रिवीजन करोगे उसका तो 10 मिनट के आसपास लगेगा। चौथे दिन ये कंडीशन होगी कि 5 या 6 मिनट में तुम उसका रिवीजन कर पाओगे। मतलब किसी भी दिन रिवीजन करने में, किसी भी दिन बायोलॉजी में तुम्हारा टाइम आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो मोटे तौर पे मान लो। तो इसलिए जरा इसको करके देखो। ये सोचने में ऐसा लगता है कि लंबी स्कीम है, लेकिन लंबी स्कीम ये है नहीं। हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे, दिक्कत उसमें कोई नहीं है। गॉट इट माई पॉइंट। एक बार करो, जरा 4-5 दिन करके देखो, तुम्हें खुद ये समझ में आएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम मजबूत हो जाएगा। तुम्हें खुद ये समझ में आएगा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, सिलेक्शन का फैसला जनवरी या फरवरी या मार्च में नहीं होता, वो हर हफ्ते होता है। अब जैसे हमने ब्रीदिंग पढ़ा, अगर इसका ठीक से रिवीजन कर लोगे तो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और अगर एक बार ये परमानेंट मेमोरी में, अच्छा पहले किया था सिद्धार्थ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्केलेटल सिस्टम के लिए बताया था और मैं अभी अभी यही फॉलो कर रही हूँ। हाँ, अगर ये फॉलो करती रहेगी तो निश्चित रूप से 360 में से 360 आएंगे। अच्छा, आरसीसी एग्जाम में बायो में 350 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मेंटेन करना। देखो एक बार ये सिद्धांत जो है बच्चा है, उसे मैंने एलन में पढ़ाया था, एलन कोटा में। मैं समझता हूँ 2018 में पढ़ाया होगा, 18 या 19 में, ठीक है ना। तो उस समय भी हर साल मैं ये बात बताता हूं। और जितने बच्चे, हाँ 2019 में पढ़ाया था, एलन कोटा में बच्चा बता रहा है। तो याद रखना, ये अगर इन चीजों को पकड़ लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा 360/360 आएगा। बस पकड़ने भर के दे रहे। अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो 360/360 नहीं आएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो हमें निश्चित रूप से इन चीजों को पकड़ना है। और ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि बायो में किसी और सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे क्लास के अलावा। वैसे तो आप सभी लोग मुझसे पढ़ चुके, मुझे जानते हैं, और अभी एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। सिद्धार्थ ने कहा कि आपके टाइम में 180/180 बिल्कुल आया होगा। जूलॉजी 180/180 आया, कई सारे टेस्ट तक आया होगा, ठीक है। तो ये उसके अलावा किसी भी मतलब किसी बायोलॉजी में किसी भी सपोर्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब सारी चीजों को तैयार करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, ठीक है। नहीं, अगला चैप्टर धनश्री हम लेंगे किसका, सर्कुलेशन का। उसके बाद हम डाइजेशन लेंगे, ठीक है। तो देखो अब इस बात को जरा समझो। इस बात को धनश्री, क्या डाइजेशन में कोई खास बात है क्या? तुम्हारे उसमें कोचिंग में चल रहा है अभी डाइजेशन? चलो देखते हैं मंडे को। अभी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं सर्कुलेशन के बारे में। कई सारे नए बच्चे जो जुड़ने वाले हैं उनको बेटा बता चुका हूं मैं।
तो कुछ कर, जो कई सारे बच्चे मंडे से अपने साथ जो ऐड करने वाले हैं उनको मैं ये बता चुका हूं। अच्छा, तुम एक काम करना धनश्री, आफ्टरनून में मुझे फोन लगाना, उसमें जो भी तुम्हारा कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर कर दूंगा। आफ्टरनून में मुझे फोन लगाना, जूम पर दूर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी उसमें कौन से हिस्से में कंफ्यूजन है? 2 वीडियो मैंने तुम्हें भेजे थे, उसके दोनों वीडियो को देखा था? हाँ, वो भी कर देंगे। अच्छा, एंजाइम में दिक्कत है। अच्छा, जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजे, शेयर किए थे, उन वीडियो को ढंग से देखा था या नहीं देखा था? चलो, एंजाइम वाला हिस्सा मैं कल करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा, कल परसों आप लोगों का 2 दिन क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा क्लास मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। और अगले संडे, ठीक है, एंजाइम में मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम अगले संडे को रहेगा, अगले संडे को एग्जाम रहेगा, जिसमें पूरा ये ब्रीदिंग हम पूछेंगे। और ब्रीदिंग के अलावा अगले चैप्टर का बुधवार तक जितना जितना पार्ट हो जाएगा वो भी हम पूछे, उसके भी क्वेश्चन हम पूछेंगे। 3 दिन का गैप नॉर्मली हम लोग मेंटेन करेंगे। हाँ, कर लेना, हाँ इसी पे करवाएंगे सिद्धार्थ, कर लेना तुम, ठीक है ना, इस पर ही करवाएंगे। तो ज्वाइन कर लेना, कल शाम के आसपास रहेगा, कल शाम के आसपास रहेगा, तो भले ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो है, तो इस बात को मेंटेन करना, रिवीजन तुम्हें अपने लेवल पर मेंटेन करना है। अगर रिवीजन हम मेंटेन करेंगे, निश्चित रूप से तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो रिवीजन निश्चित रूप से तुम्हारे लेवल पर तुम्हें मेंटेन करना है। गॉट इट माय पॉइंट? तो वेडनेसडे से आपका टाइम आधा घंटे आगे बढ़ेगा, 9 बजे के बजाय 9:30 बजे रहेगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है ना। और आपके लेवल पर केवल आपको रिवीजन मेंटेन करना है। और एक बात और याद रखना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने वीडियो को शेयर करना है, क्लास के बारे में शेयर करना है। एक मैसेज कल मैं डालूंगा व्हाट्सएप में, जिसका अपने सारे व्हाट्सएप पर आपको शेयर करना है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। अगर आप फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर शेयर करना है। तो ये मतलब सारी जगह आपको ये शेयर करना है। नहीं, कल कल मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, कल मॉर्निंग में मैं थोड़ा थोड़ा बाहर रहूंगा। कल कल हम लोग नाइट में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सोशल मीडिया पर जहां पर भी हो, एक एक उसका ऐड बना के मैं भी डालूंगा। सोशल मीडिया पर आप जहां भी हो वहां शेयर करना है। अगर आप ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, जहां पर हो वो आपको शेयर करना है। हाँ, 7 बजे के बाद का ही टाइम मान के चलो, टाइम टाइम यही मान के चलो तुम, 9 बजे का, ठीक है ना, 9 बजे का टाइम ही मानकर चलो, है ना। तो कल रात को 9 बजे, एक बार मुझे 8 बजे फोन लगा लेंगे, ठीक है ना। चलो, आज ये कंप्लीट हो गया है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।